आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हमने 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन कर लिए हैं। ये चैप्टर वाकई बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र के वे चैप्टर हैं जहाँ से समष्टि अर्थशास्त्र का बेस तैयार होता है। इन चैप्टर की सहायता से ही आप आगे आने वाले चैप्टर्स का सरल तरीके से, शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। तो इन चैप्टर्स को स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको आगे आने वाले चैप्टर समझने में कठिनाई महसूस होगी और समष्टि अर्थशास्त्र आपको परेशानी नज़र आएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है निवेश। ये कोई नया वर्ड नहीं है, यह अक्सर आपने अपने दैनिक जीवन में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर देखा ही देखा होगा। अक्सर ये खबर आती रहती है कि फलाना बिजनेसमैन ने इतना निवेश करा, निवेश से उनको इतना मुनाफा हुआ। यह वर्ड आप अक्सर सुनते ही रहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी इसका कई बार अपने संदर्भ में उपयोग करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको इसका सही रूप से मतलब पता है कि आखिर निवेश होता क्या है, किस व्यय को हम निवेश कहते हैं? तो जानिए क्या है निवेश। निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश से अभिप्राय पूंजी, यहाँ पूंजी का तात्पर्य पूंजीगत वस्तुओं से है। पिछली क्लास में हमने पूंजीगत वस्तुओं को अच्छे से देख लिया है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका बहुत ऊंचा मूल्य होता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग की जाती हैं। ये उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। ऐसी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। तो पूंजी के स्टॉक मतलब पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। आइए समझ में। निवेश से अभिप्राय पूंजी निर्माण से है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया से है। वही चीज़ है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करने की प्रक्रिया से है, जिसके कारण पूंजी निर्माण होता है। उसी चीज़ को हम निवेश कहते हैं। ऐसी वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश कहते हैं। ठीक है। निवेश को हम फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आई यहाँ पे निवेश को इंडिकेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को ही निवेश कहते हैं। तो जानिए निवेश के होते कितने हैं प्रकार। इसके होते हैं 2 प्रकार। ठीक है। एक तो होता है स्थिर निवेश और एक होता है माल सूची निवेश। आखिर क्या होते हैं स्थिर निवेश, किन को कहते हैं माल सूची निवेश? तो चलिए जानिए हमारे साथ। सबसे पहला हम एक टॉपिक को देख लेते हैं। यह है सकल निवेश। कि सकल निवेश क्या होता है? ये एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय दोनों का योग है। क्या है ये? कि ये एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय है। ठीक है।
नई परिसंपत्तियों की पर खरीद पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय का योग है क्या? सकल निवेश। सकल मतलब होता है समस्त, निवेश तो आप जान ही गए हैं। तो समस्त रूप से जो व्यय निवेश है उसका ही योग है सकल निवेश। यह नई परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों मतलब पुरानी परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन मतलब कि उनकी टूट फूट, उनमें होने वाली हानियाँ और उनमें जो खराबी आ गई है उसको सही कराने में जो निवेश किया गया है उन दोनों का योग किन किन का? नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय तथा पुनः स्थापन मतलब कि पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय पर निवेश को का इन दोनों का योग रहता है, उसे ही कहते हैं हम सकल निवेश। क्लियर है? सकल निवेश का फॉर्मूला है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब वही है पुनः स्थापन पर किया गया व्यय। जब कोई मशीन वृद्ध हो जाती है तो उसे भी इंसानों की भांति इलाज के लिए इलाज पर व्यय करना पड़ता है। जिस प्रकार एक वृद्ध मनुष्य को इलाज पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक वृद्ध मशीन को सही अपने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसकी टूट फूट हो चुकी होती है तो उस टूट फूट को सही कराने में जो व्यय किया जाता है उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। शुद्ध निवेश पर एक लेखा वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों की शुद्ध वृद्धि को हम शुद्ध निवेश कहते हैं। इन दोनों का योग ही सकल निवेश कहलाता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो पहला प्रकार है स्थिर निवेश उसको देख लेते हैं कि आखिर स्थिर निवेश होता क्या है। स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक, एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों का स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक। मतलब एक लेखा वर्ष के अंत में जो परिसंपत्तियों का स्थिर स्टॉक है उसमें से जब हम लेखा वर्ष के प्रारंभ में जो स्टॉक था उसको घटा देते हैं तो हमें स्थिर निवेश प्राप्त होता है। ये वे निवेश है जो शुद्ध रूप से किया गया है। ठीक है? इस निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं आखिर स्थिर निवेश का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, क्या महत्व है इसका, क्या उपयोग है इसका, तो जानिए हमारे साथ। स्थिर निवेश से उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। स्थिर निवेश से उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यह तो स्वाभाविक रूप से बात है। जब मशीनों में वृद्धि होगी तो उत्पादन क्षमता तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने सरल भाषा में कही है कि स्थिर निवेश से उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है? दूसरा इसका महत्व देख लेते हैं। उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। ठीक है? अब वो तो इससे डायरेक्टली लिंक वाला ये टॉपिक है कि जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होगा। ठीक है? अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो महत्वपूर्ण इसका महत्व है निवेश, स्थिर निवेश का, वह है उत्पादन के उच्च स्तर से आर्थिक समृद्धि की दर अधिक होती है और जो कि सामान्यतः जीडीपी समृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट अपने पिछले वाले पॉइंट से इंटरलिंक्ड है कि भैया जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक रूप से जीडीपी समृद्धि अधिक होगी, आर्थिक समृद्धि अधिक होगी। तो ये तीनों पॉइंट आपस में लिंक हैं कि जब अधिक से अधिक मशीनें आएंगी, मशीनों पर स्थिर निवेश कर दिया हमने, तो क्या होगा?
अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता विकसित होगी। जब उत्पादन क्षमता विकसित होगी अधिक, तो क्या होगा? अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जब अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा? जीडीपी का उच्च स्तर प्राप्त होगा। जीडीपी का उच्च स्तर प्राप्त होगा तो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। है क्लियर? ये सब एक चेन है। तो ये मशीनें ज़्यादा, मतलब ये मशीनों पर अधिक निवेश किया गया, स्थिर निवेश, तो क्या होगा? क्षमता बढ़ी। क्षमता बढ़ी तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? जीडीपी बढ़ी। जीडीपी समृद्धि दर बढ़ी तो क्या हुआ? समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का उच्च स्तर प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड प्रकार है, सेकंड जो इसका प्रकार है वह है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, माल मतलब कि जो कच्चा माल है या फिर माल, तैयार माल है, माल समझ लीजिए आप। तो माल का सूची, माल की सूची पर किया गया निवेश, उसको हम उन सब का योग ही माल सूची निवेश कहलाता है। अब जानिए इसको एक किताबी भाषा के रूप में। वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहा जाता है। माल सूची स्टॉक में जो परिवर्तन होगा ना, उसको ही हम कहेंगे माल सूची निवेश, ठीक है। माल सूची स्टॉक में होने वाला परिवर्तन ही माल सूची निवेश कहलाता है। अब माल सूची स्टॉक क्या होता है, ठीक है, तो जानिए बिल्कुल यहाँ कि माल सूची स्टॉक से अभिप्राय किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें पहला तैयार वस्तुएं, दूसरा अर्ध तैयार वस्तुएं, तीसरा कच्चा माल सम्मिलित होते हैं। इसे ही माल सूची स्टॉक कहते हैं। क्योंकि भैया कच्चा माल है तो वो भी कोई ने फ्री में तो दिया नहीं होगा, उस पर भी कोई निवेश किया गया होगा। अर्ध तैयार माल प्रोसेस चल रही है, वह अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, लेकिन उस पर भी निवेश हुआ है। उसको तैयार आधा तैयार करने में भी जो निवेश हुआ है, पूर्ण रूप से तैयार, उसमें जो पूरे प्रक्रिया में जो पूर्ण रूप से तैयार वस्तु है उसमें कितना निवेश हुआ है, सब तीनों का योग ही माल सूची स्टॉक कहलाता है। क्लियर है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, माल की सूची, जो भी माल है, जो भी तैयार माल है, अर्ध तैयार माल है, कच्चा माल है, इन तीनों का योग ही माल सूची निवेश, इन पे किया गया वह भी माल सूची निवेश कहलाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। माल सूची निवेश इजिकल्स टू लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची स्टॉक। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका लास्ट और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह देख लीजिए, क्या है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी समष्टि अर्थशास्त्र में बार बार परेशान करेगा, तो इसलिए इस परेशानी को आज ही दूर कर लीजिए कि क्या होता है मूल्यह्रास। जब स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जब भी हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि ऐसी हानियाँ होती हैं जिनका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप हुआ, बाढ़ हुई, सुनामी आ गई, ये सब चीज़ होंगी आकस्मिक हानि के कारण उनके मूल्य में कमी हो जाती है। ठीक है, टूट फूट के कारण, आकस्मिक हानि के कारण, तथा उनका मूल्य तब भी कम घट जाता है जब प्रतियोगी की या मांग में परिवर्तन के कारण उनका अप्रचलन हो जाता है, या तो उनका प्रचलन खत्म हो गया है या फिर मांग में परिवर्तन हो गया है। अब लोग बाग और दूसरी चीज़ों की मांग कर रहे हैं या प्रौद्योगिकी गिर गई है। ऐसी चीज़ों के कारण जो हानि होती है, जो मूल्य में गिरावट होती है, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। क्लियर है? टूट फूट के कारण, टूट फूट पर किया गया निवेश, आकस्मिक हानि के कारण जो हानि हुई उस पर उसकी भरपाई के लिए जो निवेश है ना,
उनका मूल्य तब भी गिर जाता है फिर जो कि मांग में परिवर्तन हो जाता है या फिर अप्रचलन हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ों को ही मूल्यह्रास कहा जाता है। क्लियर है? मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लें कि मूल्यह्रास को ही स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। ये आने वाला जो राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर है उसमें आपको कन्फ्यूजन के लिए बस ये दोनों ही वर्ड परेशान करेंगे। मूल्यह्रास का वहाँ पे कम से कम उपयोग करके स्थिर पूंजी का उपभोग पर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए आप जान लें कि ये मूल्यह्रास और स्थिर पूंजी का उपभोग कोई अलग अवधारणाएं नहीं है, ये एक ही वर्ड है, बस पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर सच में मज़ा आ गया है तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और सच में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।